नमस्कार दोस्तों, जीके विद टीके में आपका स्वागत है। द बिहार स्पेशलिस्ट आज हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने स्ट्रेटजी के बारे में बात किया था, बिहार से रिलेटेड एग्जाम खास करके बीपीएससी में, और उसके बाद हमारा पहला वीडियो आया था साइंस से रिलेटेड, और आज साइंस से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड आपके 29 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं हम लोग कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिक सेल, तो इलेक्ट्रिक सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो उसमें आप देखे होंगे कि सेल जो होता है उसमें केमिकल होता है। तो ऑप्शन क्या है आपका, यांत्रिक, वैद्युतिक, रासायनिक और ताप। तो विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा। और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत सेल जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत सेल जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को केमिकल यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। एक ऑप्शन है ऊपर यांत्रिक, कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। आप बताएंगे कमेंट में कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि डेसिबल किसकी इकाई है। यूनिट और यानी इकाई से हर बार क्वेश्चन जो है बिहार से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि डेसिबल किसकी इकाई है। तो डेसिबल जो है आपका ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। इससे पता चलता है, इसका यूनिट जो है, इसका सिंबल होता है dB। मीटर किसका यूनिट है, तो मीटर जो है आपका लेंथ का यूनिट है। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, तो प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का यूज़ किया जाता है। और प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए कैंडला का यूज़ किया जाता है। कैंडला ऐसा यूनिट उसका होता है। आगे बढ़ते हैं, एंगस्ट्रम क्या होता है। एंगस्ट्रम का माप क्या मापता है, तो एंगस्ट्रम जो है आपका तरंग दैर्ध्य को मापता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, तो वेव लेंथ। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है हर्ट्ज में। आगे बढ़ते हैं, समय को मापते हैं टाइम में। क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है और किसने दिया। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो आपका होता है फोर्स इक्वल टू जी, कैपिटल जी यानी कि बड़ा जी, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 क्या होता है, तो एक m जो होता है आपका वो एक ऑब्जेक्ट का मास होता है, यानी एक वस्तु का मास, एक वस्तु का वजन होता है। और m2 जो है वो दूसरे वस्तु का वजन होता है। और r क्या होता है, तो दोनों वस्तु के बीच का दूरी होता है। डाल्टन किससे रिलेटेड है, तो डाल्टन जो है एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड है। रदरफोर्ड भी क्या है, तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि गोल्ड फॉयल थ्योरी है इनका एक, जिसमें कि इन्होंने बताया कि एक एटम जो होता है उसका सारा का सारा मास जो है सेंटर में केंद्रित होता है। एडिशन किससे रिलेटेड है, तो एडिशन आपका जो है बल्ब के इन्वेंशन से रिलेटेड है। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है, तो फैराडे का नियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, तो आप ये कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये फ्यूज का तार बना होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे PYQ हैं, और ये इस चैनल पे सारे PYQ सीरीज ही लाए जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, तांबा और लोहा। दूसरा है ऑप्शन आपका तांबा और शीशा। तीसरा ऑप्शन है जो आपका शीशा और टीन। तो फ्यूज का तार जो है आपका शीशा और टीन का जो है बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है तांबा, तीसरा है लोहा और चौथा है चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, चांदी।
आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो अपने साथ क्या ले जाती है? द्रव्यमान ले जाती है? तो नहीं। ध्वनि ले जाती है? तो नहीं। ऊर्जा ले जाती है? तो बिल्कुल सही है, ध्वनि तरंगे अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आपने देखा होगा कि एक साथ बहुत सारा जब साइकिल लगा होता है तो एक साइकिल गिरता है तो फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे करके पूरा साइकिल जो है एक साथ जो लाइन से लगे रहते हैं वो सारा का सारा गिर जाता है। तो क्या यहाँ साइकिल ट्रांसफर हो रहा है? नहीं। यहाँ क्या ट्रांसफर हो रहा है? एक साइकिल से दूसरे साइकिल आपका जो है एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और उसी से आपका साइकिल गिर रहा है। ऐसे ही आपके जो है पार्टिकल जो होते हैं ऐसे ही एक दूसरे से टकराते हैं और साउंड जो है आपका आगे बढ़ता है। तो साउंड के साथ क्या जाता है? तो एनर्जी जाता है। विभवांतर का ऐसा यूनिट बताइए। विभवांतर का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, वही ध्वनि का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, और द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है आपका केजी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या होती है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो 220 वोल्ट जो है आपका घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगी? तो ये एक तरह से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया दोस्त, कि क्योंकि विद्युत ट्रेन जो है उससे कोई धुआं नहीं निकलता है, तो ये आपको फंसाने के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अब हम केमिस्ट्री में आ गए हैं कि गोबर गैस मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक जो है आपका मीथेन है। इसमें ज़्यादातर मीथेन ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CO2। आप मीथेन का फार्मूला कमेंट में लिख सकते हैं कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है, और ये बताना है कि आप ये सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। आप अगर हिंदी में लिख सकते हैं कि मीथेन क्या किस ग्रुप से आता है। आगे बढ़ते हैं। एसिटिलीन और एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये है आपका 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक AMU यानी कि परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य होता है। तो ये है आपका 1.6735 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर यही ऑप्शन में ग्राम के जगह किलोमीटर दिया होता दोस्त तो आपका आंसर हो जाता है बी, यानी कि 1.6735 इंटू 10⁻⁻27 kg, क्योंकि kg से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 ग्राम से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है मृदु कठोर, बहुत कठोर या बहुत नरम। तो हीरा कठोर होता है, वहीं ग्रेफाइट जो है आपका बहुत नरम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा 3, बहुत बहुत नरम। अब तो आगे देखते हैं कि हीरा से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप बताइएगा कि हीरा जो चमकता है, हीरा के इतना चमकने का प्रकाश का कौन सा जो है कारण जो है क्यों चमकता है, ये कारण आपको बताना होगा। ये कौन सा इफेक्ट इसमें होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या रिफ्रैक्शन होता है, या रिफ्लेक्शन होता है? तो ये आप बताएंगे कमेंट करके। फिर ग्रेफाइट जो है, ये दोनों के दोनों, हीरा और ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स जो है हिंदी में उसको कहते हैं समरूप या स्वरूप। एक बार आप चेक कर लेंगे, मेरा हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है दोस्त। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स होते हैं।
दोनों आपके नॉन मेटल हैं यानी अधातु हैं। एक जो है सबसे कठोर होता है और दूसरा जो है मुलायम होता है। और ग्रेफाइट का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है कि ये बिजली को संचालित करता है अपने माध्यम से, यानी कि इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निर्जलीकरण में कौन सा वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है। तो ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट। तो आंसर हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है आपके जेम्स चैडविक ने की है। अब देखते हैं कि जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की है, गोल्डस्टीन जो है आपका प्रोटॉन की खोज की है, वही रदरफोर्ड जो है आपका न्यूक्लियस की खोज की है। आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लैड का कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऑप्शन 2 यानी कि ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है पहले भी हम लोग बात किए हैं और पिछले क्वेश्चन में कि ग्रेफाइट जो है सॉफ्ट होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है यानी इससे विद्युत पास कर सकता है। तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि इसे विद्युत क्यों पास करता है। नॉन मेटल से नॉर्मली आपका विद्युत पास नहीं करता है। जस्ता क्या होता है, तो जस्ता जो है ये आयरन के ऊपर यानी लोहा के ऊपर जब पेंट किया जाता है जस्ता का तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ है। तो रॉकेट के ईंधन में कौन सा कृत्रिम रबड़ यूज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि नियोप्रीन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंटरमॉलिक्यूलर बल निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए जो है हीलियम जो है इसके बीच का जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत सबसे कम है इन चारों में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, तो दो एटम के बीच का जो फोर्स होता है, जब दो एटम एक दूसरे को जिस फोर्स से पकड़ते हैं उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर हम देखेंगे कि जो सॉलिड सब्सटेंस होता है यानी जो ठोस वस्तु होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, वहीं अगर जो गैस के फॉर्म में होते हैं, जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं, जो गैस, तो उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होता है। HCl क्या है, तो HCl आपके पेट में मिलता है। H2O क्या है, तो H2O आपका जो है पानी का फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं कि लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है। तो हम लोग पीछे ही पढ़े हैं कि जिंक जो है, जिंक से जो है आपका लोहे के परत पर गैल्वेनीकरण किया जाता है जिससे कि लोहा में जंग नहीं लगता है और उसका जीवन बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आप बताइएगा कि लोहा में जंग लगने से उसका वजन बढ़ता है या घटता है। फिर मानव निर्मित तत्व है, तो मानव निर्मित तत्व कौन सा है, तो ये आपका जो है प्लूटोनियम है। आप कमेंट में प्लूटोनियम का जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बता सकते हैं। अगर हिंदी में बात करेंगे तो परमाणु संख्या और परमाणु भार। ये क्वेश्चन दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं कि गाय के दूध का पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो गाय का दूध जो पीला होता है वो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, बीजों को अच्छी तरह से परिरक्षित रखा जा सकता है। ये थोड़ा छूट गया है टाइपिंग करते टाइम, तो इसका आंसर हो जाएगा ठंड एवं शुष्क अवस्था में, यानी कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ ठंड हो और ह्यूमिडिटी नहीं हो। जैसे नहीं तो बीजों को ह्यूमिडिटी मिलते बीज अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट करने लगते हैं। हार्मोन उपयोगी है, तो हार्मोन का काम क्या है, तो ये उपापचयी प्रक्रिया हेतु महत्वपूर्ण होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा क्या होती है। ये थोड़ा मिस्टेक है, इस पर मैं सुधार करूँगा।
तो ये ऑप्शन में भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 2। 4 से लेके 5 लीटर तक जो है आपके एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में खून होता है। आगे बढ़ते हैं कि पादपों में होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 जो है सेलुलोज, तो ये केवल पौधों में ही पाए जाते हैं, एनिमल में ये आपके नहीं पाए जाते हैं, बाकी तीनों में ये सारी चीज़ मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है जल प्रदूषण का कारण है। तो जल प्रदूषण का कारण ऑप्शन देख लेते हैं। वहित मल एवं अन्य अवशिष्ट, वहित मल का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल जो हमारे घरों से निकलता है। औद्योगिक अवशिष्ट यानी कि जो इंडस्ट्री से निकलता है। कृषि से निकलने वाले पदार्थ यानी खेती गृहस्थी करने से जो सब वेस्ट निकलता है। तो ये तीनों मिलके ही जल प्रदूषण को करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होती है। तो ऑप्शन 4 कैटरपिलर से ही हमें जो है कैटरपिलर की जो अवस्था होती है उससे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो कैसा रहा सेशन, आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है वो भी आप लिख सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। 20% जो है साइंस बिहार के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि और आगे अच्छा क्या किया जा सकता है, और किस किस सब्जेक्ट से जो है इस चैनल पर वीडियो को डाला जाए। धन्यवाद।